हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड यूनिट जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। अब तक के जो यूनिट्स में हमने देखा कि जो चार्जेस हैं वो या तो रेस्ट पे होंगे आपके, या तो मोशन कर भी रहे होंगे तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे होंगे, बहुत ही कम समय के लिए कर रहे होंगे। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो चार्जेस हैं वो मोशन करेंगे और एक लंबे समय के लिए करेंगे, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, एक नियत वेग के साथ ये गति करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में, आज के लेक्चर में, जो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको क्लियर करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर से मैं डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्योंकि चैप्टर का नाम ही करंट से है तो थोड़ा सा करंट के बारे में देख लेते हैं कि करंट होता क्या है। वैसे मुझे पता है, आप सभी को पता है कि करंट होता क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्योंकि चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है। तो करंट जो होता है हम सभी को पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये फॉर्मूला सभी को पता है, I = Q/T। हमें पता है जो करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, हमने अभी तक ये भी पढ़ा है जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। जबकि जो करंट होता है उसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। उसके होने के बावजूद, इसके डायरेक्शन और इसके मैग्नीट्यूड होने के बावजूद ये एक वेक्टर क्वांटिटी ना गिन के इसको हम स्केलर क्वांटिटी में गिनते हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारा करंट है वो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता, यानी कि जो सदिश, जिस तरीके से सदिश राशि को जोड़ा जाता है उस तरीके से इसको नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि ये कौन से रूल को फॉलो करता है, ये स्केलर एडिशन के रूल को फॉलो करता है। यानी कि आप इसको अदिश राशियों की तरह जोड़ोगे तो जब तक जो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करती तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती है। यही रीजन है जो हमारा करंट है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। जो करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जो आपके सिलेबस से रिलेटेड टर्म है, जब आपका सिलेबस अब स्टार्ट होता है, वो है पहला टॉपिक है आपका करंट डेंसिटी। क्या है आपका? करंट डेंसिटी। इसको नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशंस एग्जाम में आती है। करंट डेंसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व। ठीक है, तो जो धारा घनत्व होता क्या है इसको देखते हैं। मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है। ठीक है, मान लेते हैं कंडक्टर है और ये हमारा करंट के फ्लो का डायरेक्शन है। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं, ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए ले लेते हैं। तो जो J होगा हम उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, J = I/A। J करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है J से। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? करंट डेंसिटी के लिए है, जहां I करंट है और A क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस फॉर्मूले से आप करंट डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि धारा घनत्व को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। आई क्या है? अमाउंट ऑफ करंट आपकी, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। आपको अगर हिंदी में लिखना है आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको, किसी चालक में प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो और धारा घनत्व की जो यूनिट हो गई इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, हो जाएगी एम्पियर। करंट की एम्पियर होती है, पर ये एरिया है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो हो गई इसकी यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने देखा कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, आपकी अदिश राशि है, लेकिन जो करंट डेंसिटी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर होती है, यानी कि सदिश होती है। ठीक है, और
करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा, यानी कि करंट अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो आपका जो करंट डेंसिटी होगी जे, वो भी किस डायरेक्शन में होगी, करंट के ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला है ये किस केस में वैलिड है, ये उस केस में वैलिड है जब आपका ये जो एरिया ले रहे हैं वो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जब आपका एरिया करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा उसी केस में ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर मान लेते हैं ये एरिया ऐसा ना होकर ऐसा होता तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उस केस में आप देखिए, अगर जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया वो ऐसा परपेंडिकुलर ना होकर ऐसा हुआ तो करंट का आपका डायरेक्शन फ्लो का ये है। ठीक है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन है। अब देखिए जहां मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाया था वहां मैंने आपको बताया था कि सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, तो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा उसका जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस का वो इसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया। मान लेते हैं ये थीटा एंगल बनाता है करंट के साथ, तो आप एरिया का कौन सा कॉम्पोनेंट लोगे कि आपका ये जो फॉर्मूला है जे इक्वल्स टू आई बाई ए वाला था, तो ए के साथ आप कौन सा कॉम्पोनेंट लोगे, आप इसको रिजोल्व करोगे साइन थीटा कॉस थीटा में रिजोल्व होगा, तो हम इसका कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट लेंगे जो कि जिसका की डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो करंट का होगा। अगर आप ए कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट लोगे तो उसका डायरेक्शन वही होगा जो करंट का होगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमने अभी क्या कहा कि J इक्वल्स टू आई बाई ए, ये फॉर्मूला का वैलिड है जब आपका जो ये एरिया सरफेस एरिया आप ले रहे हैं, जो आपका ये एरिया है ये करंट के परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है आपका तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर में मैंने आपको बताया कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर इसके परपेंडिकुलर हुआ तो यानी कि ये किस डायरेक्शन में होगा, ये भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एरिया का वो कंपोनेंट लेना है एरिया वेक्टर का जो कि क्या हो, करंट के डायरेक्शन की तरफ हो, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आपका वो कंपोनेंट भी होना चाहिए। तो उसके लिए ए कॉस थीटा ही ऐसा है जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग है, उसी की तरफ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, और यहां से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया ये तब है जब आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं वो करंट के फ्लो के जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है, और अगर किसी कोई एंगल बना रहा है उसके साथ तो ये फॉर्मूला वैलिड है आई इक्वल्स टू जे डॉट ए, या ये कहिए जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, आप कुछ भी लिखिए सब सही है। ठीक है, तो ये हो गया, इसके यूनिट देख लिए हमने, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है, हमको ये पता चल गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, तो ध्यान रखिएगा कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि सदिश राशि होती है। तो करंट डेंसिटी से रिलेटेड ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके आगे काम आएंगे, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन भी हो गई। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है उसको भी डिस्कस करते हैं, उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपके पास एक नया टर्म आ रहा है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, आप इसको अनुगमन वेग कहिए, या एनसीईआरटी की बुक में मैंने देखा अपवाह वेग लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है अपवाह वेग। तो ध्यान रखिएगा अगर अपवाह वेग ही पूछ दिया जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होइएगा, अनुगमन वेग ही अपवाह वेग होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसको अनुगमन वेग या अपवाह वेग दोनों में से कोई भी टर्म यूज किया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले हमें इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी जिसके थ्रू आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाकई में होती क्या है। तब वहां से हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो आप इसको एक्यूरेटली डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। देखिए
मान लेते हैं ये एक आपके पास कंडक्टर है, ठीक है। हमें पता है कि कंडक्टर के पास बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना नॉलेज हमारे पास है कि कंडक्टर के पास कितने होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इस जो मैटर जो आपके कंडक्टर होता है उसके अंदर जो स्पेस होता है, फ्री स्पेस कहीं भी, तो वहां पे वो क्या करेंगे, बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मोशन करते हैं। तो उनकी जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, इनकी जो भी वेलोसिटी होती है ये सिर्फ डिपेंड करती है कंडक्टर के टेम्परेचर पे, ठीक है। तो कंडक्टर के टेम्परेचर पे क्योंकि ये डिपेंड करती है, इसलिए इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी भी कहा जाता है, या हिंदी में इसको बोलते हैं तापीय वेग, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो कंडक्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इनको थर्मल वेलोसिटी भी या तापीय वेग भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तब ये एटम से टकराते हैं, उनसे कोलिजन होता है। जब उनसे टकराते हैं, उनसे संघट होता है उनका, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्शन उनकी चेंज हो जाती है। तो हर बार कोलिजन में, अब यहाँ किसी एटम से मान लीजिए टकराए, तो तब ये इनकी डायरेक्शन सपोज ये हो गई, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो कहीं भी जा सकते हैं, फ्री है, वो किसी भी जगह जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ किसी एटम के साथ टकराए तो मान लीजिए फिर ये इधर चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटम के साथ जितनी बार टकराते हैं उतनी बार उनका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जो थर्मल वेलोसिटी तापीय वेग है वो u1 है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की सपोज u2 है, तीसरे वाले की मान लेते हैं u3 है, इस तरह अप टू मान लेते हैं यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इन सब की जब आप थर्मल वेलोसिटी आप वेक्टर एडिशन करोगे, जब इसका यानी कि सदिश योग करोगे, तो आप देखोगे कि इसका रिजल्ट आपका 0 आएगा अप टू n। ये क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और ये जिस तरीके से मूव करती हैं उस तरीके से, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस तरीके से अगर आप नेट थर्मल वेलोसिटी इसमें देखोगे तो वो 0 ही आपको मिलेगी, क्योंकि इनका वेक्टर एडिशन 0 है। तो जो वेक्टर एडिशन 0 मिलने के कारण अगर आप इसका एवरेज निकालोगे इन थर्मल वेलोसिटीज का, वो भी क्या होगा, 0 होगा, यानी औसत वेग भी 0 होगा, ठीक है। अब देखिए हम कोई भी एरिया कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए ये एरिया कंसीडर कर लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर, तो आप देखोगे कि इस कंडक्टर में, इस एरिया में, जो हम कंडक्टर में जो एरिया ले रहे हैं उस एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। तो यही सीन सारे कंडक्टर के अंदर होता है। तो इस तरीके से जो पूरे कंडक्टर होता है उस पूरे कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो 0 होता है, क्योंकि लगभग आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इस वजह से जो नेट करंट है वो 0 होता है, ठीक है। ये कहानी अब तक थी जब तक कि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था। अब हम इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और तब देखते हैं कि क्या होगा। अगर हम इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, देखिए बैटरी के साथ कनेक्ट करने से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये कोई पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से क्या होगा, देखिए अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाता है तो उसपे जो फोर्स अप्लाई होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये हमने पढ़ा है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी पढ़ रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है सपोज, और यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रॉन रखते हैं, कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इतना हमें पता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मान लीजिए जो जिसको यहाँ जाना होगा तो वो यहाँ ना जाकर यहाँ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ जाना होगा तो यहाँ ना जाके ये यहाँ जाएगा। इसको मान लीजिए यहाँ जाना होगा तो ये यहाँ ना जाकर यहाँ जाएगा। आप सभी में एक पैटर्न देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स खिसक रहे हैं वो सब इस तरफ खिसक रहे हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये यहाँ नहीं जाएगा, ये जो यहाँ नहीं जाएगा, ये भी यहाँ उस तरफ नहीं जाएगा, ये किस तरफ जा रहा है, सब इस तरफ आ रहे हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप जो ये खिसक रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर से उधर आ रहे हैं, तो आप इनका डायरेक्शन देखेंगे तो सबका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ रहे हैं, ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं और ड्रिफ्ट होने के दौरान जो इनकी वेलोसिटी होगी, जब आप उन सभी वेलोसिटीज का एवरेज निकालेंगे तो जो एवरेज निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको क्या बताया था, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब तक तो केस हमारा क्या है कि कोई ड्रिफ्ट करने का चांस ही नहीं है। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है तो जिस इलेक्ट्रॉन ने यहां जाना था, अब उसका अब जो डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाएगा। ये पोजीशन अब उसकी जहां यहां होनी थी यहां हो जाएगी, अब जो पोजीशन उसकी यहां होनी थी यहां हो जाएगी, यानी कि स्लोली स्लोली वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं अपनी पोजीशन से। तो ये जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं और जिस वेलोसिटी के साथ ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्हीं वेलोसिटीज का हमने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। और जब हम उसका औसत निकालेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और इसको डिनोट किया जाता है VD से। ठीक है, तो अब हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो अब हम इस कहानी के थ्रू आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखिए, इन अ कंडक्टर due to an external electric field, the average velocities of electrons, the average velocities attained by electron, ऐसे कहिए ये ज्यादा बेटर होगा, the average velocities attained by electrons in opposite direction of electric field is called drift velocity। ठीक है, और अगर आपको हिंदी में डिफाइन करना हो तो हिंदी में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं VD से। अब देखिए, जो इसका फॉर्मूला होता है वो VD इक्वल्स टू होता है -E इंटू E अपॉन 2m इंटू टाउ। अभी जो टर्म जो है इसको मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसको क्लियर करूंगी। तो आप देखोगे कि NCERT में ये 2 नहीं है, जो साइड बुक्स हैं काफी उसमें भी 2 नहीं है जो NCERT को फॉलो करती है, लेकिन SC वर्मा में 2 है। तो इसका रीजन ये है, जो फॉर्मूला जिसमें 2 नहीं है कहीं में 2 है, तो इसका रीजन ये है कि हमने जो अजम्पशन लिए हैं तो अजम्पशन डिफर कर रहे हैं, किसी ने कुछ एज्यूम किया है, किसी ने कुछ एज्यूम किया है। तो सबके अजम्पशन राइट हैं, ये ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा किसी का कैसा भी हो सकता है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं इसकी वजह से कहीं 2 लिख रहे हैं हम और कहीं हम 2 नहीं लिखेंगे। तो दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट है, पर मैं इस फॉर्मूले के साथ चलना चाहूंगी। तो मैं जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर जो आपको देने वाली हूँ वो इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, जो कि क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें जो हमारा मेन टॉपिक था वो करंट डेंसिटी था, उसका डेफिनेशन थी, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसकी डेफिनेशन थी, अनुगमन वेग कहिए उसकी डेफिनेशन थी जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी डेरिवेशन बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।